वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 18 टोपी भाग 4 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत हमने टोपी इस कहानी के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं हुई इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आज भाग 4 के अंतर्गत इस कहानी में आगे क्या हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में समझने की कोशिश करेंगे। नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। अभी देखिए, यहाँ पे नगीना शब्द आया है। नगीना अर्थात सुंदर, हुनरमंद अर्थात गुणी और कारीगर अर्थात निर्माता। कि अभी यहाँ पर मादा गोरिया की टोपी देखकर राजा हैरान हो गया और राजा के मन में ये ख्याल आया कि इतनी सुंदर टोपी इस देश में आखिर कौन बना सकता है। राजा के कहने पर अब तो उस गुणी निर्माता की खोज होने लगी। और भला ऐसा कभी हो सकता है कि राजा कुछ चाहे और उसे वह पता न चले। अब देखिए, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। यानी गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। हाजिर अर्थात देखिए यहाँ पे उपस्थित। मेघों की गड़गड़ाहट अर्थात बादल की गर्जन जैसा गुस्सा। बादल जैसे गरजाते हैं तो उस प्रकार का बादल की गर्जन की तरह गुस्सा होना। मानिंद अर्थात तरह और दुहाई अर्थात माफी। तो यहाँ पर अभी देखिए कि क्या होता है आगे, कि जब राजा ने टोपी बनाने वाले का पता लगाने का आदेश दिया तो दर्जी को राजा के सामने हाजिर किया गया और गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ और राजा से माफी मांगने की अन्नदाता उसे माफ कर दे, इस प्रकार वो बोलने लगा। फिर बादलों की तरह गुस्से में राजा ने दर्जी से कहा कि इतनी बढ़िया टोपी उसने कभी राजा के लिए क्यों नहीं बनाई। दर्जी राजा से क्षमा याचना ही करता रहा तो राजा ने उसे कहा कि उसे क्षमा नहीं बल्कि उसके प्रश्न का उत्तर चाहिए कि इतनी बढ़िया टोपी उसने कभी राजा के लिए क्यों नहीं बनाई। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। अब देखिए वो जवाब क्या देता है कि कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। अब यहाँ पर देखिए बहुत शब्द आए हैं। उम्दा अर्थात बेहतर, दबीज अर्थात घना और मजबूत, मानिंद अर्थात जैसा, बख्शे अर्थात करे और उम्दा यानी कि अच्छा या फिर बेहतर। जब दर्जी से राजा ने उसके प्रश्न का उत्तर देने को कहा कि उसने कभी इतनी बढ़िया टोपी राजा के लिए क्यों नहीं बनाई, तो दर्जी ने जवाब दिया कि जो कपड़ा मादा गौरैया लाई थी वह कपड़ा बहुत ही अच्छा था और राजन एकदम घना और मजबूत था। अब राजा नाक की तरह गुस्से से मानो जहर उगलने लगा और गुस्से से बोला कि इतना अच्छा कपड़ा आखिर बुना किसने। अब गिरते पड़ते बुनकर को राजा के सामने हाजिर किया गया। वह भी राजा से माफ़ी मांगने लगा। उसे भी राजा ने वही कहा कि उसे माफ़ी नहीं, वजह जाननी है कि आज तक उसने राजा के लिए इतना अच्छा कपड़ा क्यों नहीं बुना। पहला उसका सवाल था कि इतनी अच्छी टोपी राजा के लिए पहले क्यों नहीं बनाई गई। अभी तो उसने जवाब क्या दिया दर्जी ने कि जो कपड़ा था वो कपड़ा एकदम अच्छा था, अच्छे किस्म का था और इसी वजह से फिर इतनी अच्छी टोपी इस कपड़े की बन पाई। तो फिर कपड़ा किसने बनाया? तो बुनकर ने। तो बुनकर को फिर से पूछा गया कि तुमने मेरे लिए आज तक इतना उम्दा कपड़ा क्यों नहीं बनाया। अब वो क्या कहने लगा देखिए। अब इस पर बुनकर ने जवाब दिया कि राजन, जो सूत यह छोटी चिड़िया लाई थी वह सूत बहुत ही अच्छा था, एकदम पतला और रेशेदार। अब वो भी अपने तरीके से अपनी सफाई देने लगा कि जो छोटी चिड़िया लाई थी वो जो सूत था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम पतला भी था और रेशेदार भी था। इतना महीन सूत
इसने काटा शेर की मानिंद, राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। अब बड़ी बेहतरीन अर्थात बहुत अच्छी। अब आगे देखिए, जब बुनकर को बुलाया गया तो बुनकर ने क्या कहा कि छोटी चिड़िया द्वारा लाया गया जो सूत था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम पतला और रेशेदार, इसीलिए कपड़ा अच्छा बुना गया। तो राजा ने गुस्से से शेर की तरह दहाड़ मारी और पूछा कि इतना एकदम पतला और रेशेदार सूत आखिर किसने काता था। अब गिरते पड़ते कोरी को राजा के समक्ष हाजिर किया गया और वह भी अपनी जान की भीख मांगने लगा। राजा ने यहाँ भी वही प्रश्न दोहराया कि जान की तो वह बाद में सोचेगा, पहले यह बताओ कि उसने इतना अच्छा सूत राजा के लिए कभी क्यों नहीं काता। इसके जवाब में कोरी ने उत्तर दिया कि जो रुई यह छोटी चिड़िया लेकर आई थी वह बहुत ही बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरह पीटकर मुलायम की हुई। अभी देखिए, एक एक अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जो बात है वो राजा के समक्ष किस प्रकार से रख रहे हैं। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हांपते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। इस प्रकार से अभी राजा बहुत गुस्से से भरा हुआ है और उन लोगों से सवाल कर रहा है। अब क्षमा अर्थात क्षमा, अन्नदाता अर्थात मालिक, कि जब राजा को पता चला कि अच्छी तरह पीटकर मुलायम की गई रुई के कारण ही यह सब काम हुआ है, तो राजा की आवाज़ बिजली की तरह भयानक हो गई और राजा ने पूछा कि इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। अब हांपते छाती पीटते हुए दुनिया को राजा के सामने हाजिर किया गया, उपस्थित किया गया। वह भी क्षमा मांगते हुए राजा के सामने खड़ा हो गया। उसे भी राजा ने वही कहा कि उसे माफ़ी नहीं, वजह जाननी है कि उसने आज तक ऐसा काम राजा के लिए क्यों नहीं किया। राजा गुस्से से कांप रहा था और उन चारों से पूछ रहा था कि आखिर आज तक उन चारों ने मिलकर राजा के लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया और इस छोटी सी गौरैया के लिए कर दिया। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार, यानी कि वो देखिए दुनिया क्या कहने लगा कि आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अभय दान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले। अब बताओ महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसीलिए इसके काम में अपने आप नपासत आती गई सरकार। अब देखिए यहाँ पर नपासत शब्द आया है। नपासत अर्थात सजा और अभय अर्थात रक्षा का भरोसा। तो जब सभी को लगा कि अब राजा बहुत गुस्से में है, तो दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा कि राजन, सभी ने आपके लिए भी किया है और आगे भी अपने राजा के लिए ही करते रहेंगे। राजा ने गुस्से से कहा कि आज तक जो भी काम उन लोगों ने राजा के लिए किया उनमें वो सज्जा क्यों नहीं थी। ये जो सज्जा छोटी सी चिड़िया की टोपी बनाने में दिखाई गई थी। इस पर दुनिया बोला कि अगर राजा उसे रक्षा का वचन दे तो वह बताएगा कि इसका कारण क्या था। राजा किसी भी हालत में यह जानना चाहता था कि आखिर वो क्या कारण है कि उसकी चीज़ों में सज्जा की कमी है। इसीलिए उसने दुनिया को रक्षा का वचन दिया और कहा कि वह बताए आखिर क्या कारण है। फिर दुनिया बोले कि राजन, यह मादा गौरैया जो भी काम करवाती थी उसमें से आधा हिस्सा काम करने वाले को दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसीलिए इसके काम में अपने आप सज्जा आती गई। सबने इसका काम मन लगाकर किया। इस प्रकार से
उसने पूरी सफाई से दुनिया ने अपनी जो बात थी वो राजा के समक्ष रख दी। आगे देखिए, दुनिया दंडवत देकर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। बेगार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा नीरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जोड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अभी यहाँ पर देखिए कुछ शब्द आया है। दंडवत, दंडवत अर्थात चरण स्पर्श। पूरे मोल अर्थात कीमत। बेगार अर्थात बिना मेहनताना के दिया किया जाने वाला कार्य, यानी कि बिना मेहनत के बदले में कुछ दिया जाने वाला, यानी कि मेहनत के बदले। बेगार अर्थात कि कुछ काम करवा ले लेकिन उसको कुछ मेहनत का मुबदला न दे, तो ऐसा कार्य। कंगाल अर्थात दरिद्र। नीरा कंगाल अर्थात बिल्कुल गरीब। और जुर्ती अर्थात जुटाना। अब दुनिया को यह डर था कि कहीं राजा उसे दंड न दे, इसीलिए वह लगातार राजा के चरण स्पर्श किए जा रहा था। तभी मादा गौरैया चिल्लाने लगी कि राजा देख ले, अपनी आँख में उंगली डालकर देख ले। इस टोपी के लिए उसने पूरे दाम चुकाए हैं। यह टोपी मुफ्त की नहीं है, और लगता है कि यह राजा तो दरिद्र है, बहुत ज़्यादा गरीब है। इसके पास तो इतना भी धन नहीं कि यह एक टोपी तक बनवा सके, तभी तो इसने गौरैया की टोपी को छीन लिया है। मादा गौरैया जोर जोर से यह सब चिल्ला रही थी। अब देखिए आगे क्या होता है कि राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारागिरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभालने भी तो कैसे। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे शब्द आए हैं। अकबका, अकबका अर्थात होता है परेशान। एक तो तमाम अर्थात बहुत सारे, कमसूरती अर्थात कम सुंदर, खजाने अर्थात कोश या भंडार, पाखी अर्थात पक्षी, घट अर्थात कम, तमाम बेगार करवाने यानी कि तमाम लोग निकल आए थे, लगान अर्थात कर, ऐशो आराम सुख चैन, लश्करी अर्थात सेना, लवाजिमे अर्थात यात्रा आदि के साथ रहने वाला सामान, और बोझ अर्थात भार। अब मादा गौरैया की बातें सुनकर राजा को सचमुच हैरानी हो गई थी। यह राजा हैरान हो गया था कि एक तो तमाम कारागिरों ने उस छोटी सी चिड़िया की मदद की थी, दूसरे उस छोटी सी चिड़िया की टोपी के सामने राजा की टोपी बदसूरत थी, चिड़िया की टोपी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और तीसरा राजा के खजाने की पोल सबके सामने खुलती जा रही थी। राजा ये सोच रहा था कि इस छोटी सी चिड़िया को कैसे पता चला कि राजा का धन घट गया है। उस छोटी सी चिड़िया की बातें सुनकर सभी लोग बाहर आ गए थे। बहुत सख्ती से कर वसूलने के बावजूद भी राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना सुख चैन, इतनी सेना, इतना यात्रा आदि के साथ रहने वाला सामान का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। इतने खर्चों के बाद राजा का खजाना खाली होना स्वाभाविक ही था। तमाम लोग निकल आए थे ये अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। अब होले अर्थात धीरे, मुंहफट अर्थात मुंह पर जवाब देने वाला, और बेपर्दा अर्थात खुला करना, और झट अर्थात तुरंत। लेखक कहते हैं कि जब मादा गौरैया राजा के खजाने की पोल खोल रही थी तो राजा का मंत्री धीरे से बोला कि यह छोटी सी चिड़िया तो बिना डरे मुंह पर जवाब देने में माहिर है, किसी से भी नहीं डरती। यदि इसे रोका न गया
तो ये राजा के सभी राज सबको बताकर ही दम लेगी। मादा गौरैया की बातें सुनकर राजा तो खुद ही घबराया हुआ था, कहीं मादा गौरैया ज़्यादा न बोल दे, इसीलिए वो झट से बोल पड़ा कि इस छोटी सी चिड़िया की टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने राजा का कहना माना और मादा गौरैया की टोपी वापस शिखर की ओर हवा में उछाल दी। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक। मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ी। जैसे ही राजा का आदेश मानकर सिपाहियों ने मादा गौरैया की टोपी को शिखर की ओर हवा में उछाला तो मादा गौरैया ने फिर से अपनी टोपी पहन ली और उड़ कर फिर से नया राग गाने लगी। यह राजा तो डरपोक है, बहुत ही ज़्यादा डरपोक, क्योंकि यह एक छोटी सी चिड़िया से डर गया तभी तो इसने टोपी लौटा दी। उसकी बातों को सुनकर राजा अपने मंत्री से कहने लगा कि यह छोटी सी चिड़िया तो मुंह पर ही बोलने वाली है, कौन इसके मुंह लगेगा। राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मादा गौरैया सबके सामने उसके राज खोल रही थी। राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मादा गौरैया की टोपी भी लौटा दी और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया। देखिए बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यह कहानी हमने अभी तक पढ़ी कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये जो कहानी है एक गौरैया के जोड़े की है कि उन दोनों में प्रेम था और वो एक दूसरे के बगैर कोई भी काम नहीं करते थे। ठीक है, और फिर इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी बातें आपको ऐसे भी पता चली कि हम अगर कोई भी काम करवा लेते हैं तो हमें उसका मुआवजा देना ही चाहिए। जैसे चिड़िया ने राजा को कहा कि उसने सारा कार्य पूरी कीमत चुकाकर करवाया है, वह राजा पर आरोप लगाती है कि राजा कंगाल है तभी प्रजा को बहुत सताता है, उन पर कर लगाता है, तभी उसकी टोपी भी छीन ली गई और खुद इतनी अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता। राजा को अपनी पोल खुलने का डर हो जाता है और इसीलिए वो चिड़िया की टोपी वापस कर देता है। तो देखिए कि किसी भी प्रकार का अगर हम किसी से छोटा बड़ा काम करवाए तो उसका मुआवजा हमें देना ही चाहिए और हम किसी को भी डरा धमका कर नहीं रख सकते हैं। तो हम चिड़िया की तरह उदार मनवादी बन सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है तो उसमें से हम किसी को भी बांटकर खुश रह सकते हैं, जिस प्रकार चिड़िया अपनी टोपी पाकर खुश हो गई। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हम आगे के वीडियो द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।